कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जिस तरह से मुस्कुराहट के लिए चेहरा जरूरी होता है, उसी तरह खेती बाड़ी के लिए हरियाली जरूरी होता है। यही कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन का। जोहार। जोहार। हालचाल समाचार बहुत बढ़िया। किसान भाई देखो रो मन कर जत्रु भाई और हमारे संगे हैं हमारे भौजी रूमकी। तो आओ हमारे मन कार्यक्रम करो और करे थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को स्टॉल निर्माण के लिए मिलेगी अनुदान की सुविधा। गेतलसूद में हुआ किसान मेला का आयोजन। गर्मा खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा संयोग। और अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए हाइजेनिक कंडीशन में मछली प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए अनुदान पर स्टॉल निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति कोटि के 4 लाभुक और सामान्य कोटि के 2 लाभुकों का चयन किया जाएगा। स्टॉल की समेकित लागत 50,000 रुपये है, जिसमें लाभुक का अंशदान 40% होगा, जबकि शेष अंशदान राज्य सरकार की ओर से व्यय होगा। इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में 19 फरवरी 2015 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। बीते दिनों रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड स्थित गेतलसूद गांव में 37वां केंद्रीय रामकृष्ण किसान मेला आयोजन किया गया। मेला का विषय था पारिवारिक खेती। इस 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन अशोक भगत ने किया, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि नाबार्ड के सीजीएम के.सी. पांडा थे। अशोक भगत ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति कृषि से जुड़ी है। पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से लागू करके ही किसानों को सुखी रखा जा सकता है। इस मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों और पशु पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। सुकरों में होने वाले रोग खुरहा चपका के रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाएं। हर 6 महीने के अंतराल पर टीका दिलवाना जरूरी है। इसके लिए सुकरों को FMD टीका दिलवाएं। सुकरों में होने वाला खुरहा चपका रोग एक संक्रामक बीमारी है, जो बहुत तेजी से अन्य सुकरों को भी अपनी चपेट में लेता है। सुकरों को खुरहा मुंहपका बीमारी होने से उनके पैरों में खुर के पास और मुंह में फफोले पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें चलने और खाने में काफ़ी परेशानी होती है। इस रोग का एकमात्र उपचार है टीकाकरण। वैसे पशु जिसमें इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसमें घाव से बचाने के लिए आप डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें। आप घाव को अच्छी तरह से सफाई करें, उसमें पोटासियम परमैंगनेट या टिंचर आयोडीन नामक दवा जो है उससे सफाई करें। और उसके अलावा जो है कि जो पशुओं में मुंह में घाव हो चुका है, उसमें बोरोग्लिसरीन लगा सकते हैं उसके जीभ में। और उसके बाद आप कोशिश करें कि सॉलिड आहार जो ना दे करके उसमें तरल पदार्थ जो है आहार के रूप में दें, ताकि जो है उसमें वो खाने में असुविधा ना हो और जो इस बीमारी से जो पशु कमज़ोर हो जाते हैं उससे बचाव हो सके और बीमारी से लड़ने की ताकत जो है उसमें आए। इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव के लिए अगर इस बीमारी हो चुका है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग डॉक्टर की सलाह लेकर करें, ताकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस है उससे बचा जा सके और इसकी मृत्यु दर को कम से कम किया जा। राज्य के किसान अगर खीरा की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं तो फरवरी तक फसल लगा दें। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। खीरा की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में थाला बनाकर प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिनके बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी हो। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेदों में जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती का चयन करें। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से
पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गुदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डेसिबल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2450 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4800 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1900 रुपये, चना 3200 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7600 रुपये, दाल मसूर 6800 रुपये से 7400 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4400 रुपये, सरसों तेल 8650 रुपये से 9750 रुपये, चीनी 3150 रुपये से 3300 रुपये, आलू 550 रुपये से 1050 रुपये और प्याज 1450 रुपये से 1750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने दिलाई आपको ढेर सारी जानकारी। और वो जानकारी क्या क्या थी? देखो भाई, हमरे नवा विधि के देख ली कि खेती बाड़ी में कौन कौन विधि नवा है, और संगे हमरे बाजार भाव के देख ली, संगे मौसम कर जानकारी भी ले ली। लेकिन अब कार्यक्रम कर हमरे मन और करब, लेकिन उगर से पहले छोटा सा संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में और अब बारी आती है जानकारी देने की। भौजी देखो, झारखंड परिवेश में खासकर यहाँ जो सिंचाई का प्रॉब्लम लागल रहेला, सिंचाई कर बहुत ज्यादा समस्या है, तो हमरे मन के टपक विधि ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये जानकारी आज हमें देंगे बीके झा जी कि ये बताएंगे कि किस तरह से टपक विधि हमारे लिए कारगर है। एकदम, तब हमरे मन देखा थी सिंचाई कर व्यवस्था और नवा विधि टपक विधि के बारे में। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे झारखंड के परिवेश में टपक सिंचाई विधि और मल्चिंग विधि से सब्जी फसलों के फसल चक्र के बारे में, जिसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा सर। सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमने अभी बात की मल्चिंग के बारे में, तो ये मल्चिंग विधि क्या है? किसान भाइयों, जैसे कि झारखंड प्रदेश में हमारी जो अभी टपक विधि सिंचाई और मल्चिंग जो है यह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश में जो हमारी वार्षिक जो हमारी आच्छादन होती है तो वो हमारी 1200 mm के आसपास होती है, और उसकी संरक्षित करके हम सब अगर टपक विधि सिंचाई में हम कम पानी का इस्तेमाल करें और हमारी उपज अधिक प्राप्त हो, और साथ में जब हम मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारी और पानी की आवश्यकता जो है हम ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, तो इस तरह से हमारे टपक विधि सिंचाई और मल्चिंग यह दोनों बागवानी फसलों के लिए बहुत बड़ी जो है वो हमारे फायदेमंद साबित होती है। खास करके वैज्ञानिक की सोच से हम देखें तो एक तो टपक विधि जो हमारी होती है वो करीब 90% अधिक हमारी पानी सदुपयोग जो होता है पौधों को प्राप्त होता है, और हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो और हमारी जो पानी की जो धारण क्षमता होती है मिट्टी में वो हमारी बढ़ जाती है। और साथ में जैसे कि हम जो खरपतवार की जो है मतलब हमारी जो समस्या आती है तो वह मल्च से हमें नहीं मिल पाती है। तो मल्च जैसे कि अभी बातचीत हो रही है तो मल्च हमारी मार्केट में प्लास्टिक की भी आती है, जो हमारी पॉलीथीन शीट हम कहते हैं, जो कि 2 रंग का होता है, सफ़ेद ऊपर चमकीला होता है, सिल्वरी कलर का, नीचे काला होता है। तो यह आप प्लास्टिक मल्च के द्वारा जब आप टपक विधि सिंचाई लेते हैं तो उसके ऊपर आप हमारी लेटरल के ऊपर आप मल्च को बिछाते हैं और पौधे के अनुसार, फसलों के अनुसार हम उस पर छिद्र बना करके उसमें पौधों को लगाते हैं। और उन किसान भाइयों के पास जिनके पास टपक विधि सिंचाई नहीं है तो वो किसान भाई जो हैं, जैसे कि आपकी खरपतवार जो आप ज़मीन से निकालते हैं या जो आपकी पत्तियां जो गिरती हैं या जो हमारी अन्य फसलों की जो अवशेष होती है, जो स्ट्रॉ होती है, तो उसको आप अपने जड़ों के पास इसको बिछाते हैं, ताकि क्या है कि मिट्टी में नमी जो है वो बरकरार रहती है और वो धीरे धीरे जब वो गल जाता है तो मिट्टी में उर्वरक की भी काम करती है। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई पहले पारंपरिक तरह से कर रहे थे खेती, और अब जब वो टपक सिंचाई विधि कर रहे होंगे और मल्चिंग का उपयोग कर रहे होंगे तो इनका फसल चक्र को किस तरह से वो अपनाएंगे? बिल्कुल, ये खास करके वैसे किसान भाइयों के लिए जो कि टपक विधि से बागवानी की फसलें की खेती करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके पास जो आप टपक विधि सिंचाई की जो आपने विधि लगाई है खेतों में, तो उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसके बाद जब आप मल्च लगाते हैं तो मल्च की भी प्रति स्क्वायर मीटर हम करें तो मार्केट में 4 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 25 माइक्रोन की जो हमारी प्लास्टिक की जो हमारी पॉलीथीन शीट्स होती है, तो ये हमारी जो मैंने चर्चा किया तो ये हमारी मार्केट में उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पे टपक विधि सिंचाई में आपकी लागत लगती है, और साथ में जब मल्च आप अपने पूरे खेतों में बिछाते हैं तो उस पर आपकी जो है खर्च जो है खेती में आती है। तो अब आपके सामने यह विकल्प होता है कि हम इस दोनों के जब हम इन्वेस्टमेंट हम जब खर्च करते हैं अपने खेती के लिए तो इसका हम भरपूर लाभ कैसे उठाएं। तो निश्चित तौर पे यह हम लोगों ने जो प्लांडू केंद्र ने जो विकसित की है तकनीक, इसमें क्या है कि अगर आपने टपक विधि सिंचाई आपने अपना लिया है तो खेतों की तैयारी बहुत अच्छी, किसान भाइयों आप जानते हैं खेती की तैयारी बहुत अच्छी, जब हमारी बरसात खत्म होती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब मिट्टी में नमी पर्याप्त रहती है तो उसमें एक समय आप खेत की तैयारी बढ़िया कर दें। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी चीज़ें आप उसमें मिट्टी में मिला करके और आपकी खेत तैयार हो जाती है। उसके बाद आप मल्च को डाल देते हैं। तो एक बार आपको सिर्फ खेत की तैयारी करनी होती है किसान भाइयों, और उसमें आप जैसे हमारी जो अन्य फसलें होती है तो उसमें आप सब्जियों की फसल चक्र आप लेते हैं, लेकिन जब आप टपक विधि ले रहे हैं और उसमें जब मल्च का प्रयोग कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आपकी बहुत सी लागत कम लगती है, जैसे कि आपको खरपतवार नियंत्रण कम होता है, और इसमें सबसे बड़े फायदे होते हैं क्या, जो आपकी जैसे रबी में आपने फसलें लगा ली, सपोज आपने जैसे ब्रोकोली की फसल ले लिए, पत्ता गोभी ले लिया, फूल गोभी ले लिया, या आपने मटर ले लिया, या आपने प्याज ले लिया, या आपने टमाटर ले लिया, बैगन ले लिया, मिर्च ले लिया, बहुत सी आपके पास विकल्प रहती है रबी में। तो ये निश्चित तौर पे आप देखेंगे जैसे हमारी फूलगोभी की फसल है वो हमारी 70 से 80 दिन में ख़त्म हो जाती है, ब्रोकोली है 70-80 दिन में ख़त्म हो जाती है, या फ्रेंच बीन आपने लगाया तो वो आपका करीब 70-80 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे अपने फसल को निकाल लेते हैं
तो उसके बाद दूसरी फसलें जो हैं आप या तो पौधरोपण, आप प्रोट्रे में, उन्नत किस्म के प्रोट्रे में आप पौधों को तैयार कर लेते हैं और वो पौधे जैसे कि उसके बाद आप चाहें तो स्वीट कॉर्न लगा दें, उसके बाद चाहें तो आप गर्मा फसल की जो लत्तेदार सब्जियां होती है, कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, करेला है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो आपकी फसलें, आपकी जो खेती तैयार हो गई है तो उसमें सिर्फ आपको एक बार खेत तैयारी के बाद जो आप मल्च डाल देते हैं तो उसके बाद आपको फसल चक्र में जैसे कि जो जिस तरह से अवधि में पहले खत्म हो जा रही है तो उस हिसाब से किसान भाइयों आप जागरूक रहें कि आपको उसके बाद आपको कौन सी फसलें लगानी है। जैसे मैंने भी चर्चा किया कि अगर आपने रबी में इन तमाम सब्जियों की खेती आपने कर लिया तो उसके बाद जैसे गर्मा फसल की जो समय आती है तो गर्मा फसल में आप गर्मा के लिए जैसे मैंने कहा लत्तेदार सब्जियां हैं या आपका फिर बोदी है या फिर आपकी अन्य फसलें हैं तो या फिर समर में आप मूंग की ले। तो इसमें एक प्रश्न उठता है किसान भाइयों कि जैसे आपने मल्च में अगर सब पौधों की अपनी दुनिया होती हैं, आपकी इसमें कतार से कतार तो आपकी लेटरल वो फिक्स कर ही देती है, लेकिन पौधों से पौधे, तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर पौधे से पौधे मान के चलें किसी में 40 सेंटीमीटर है और आपको 20 सेंटीमीटर पे दूसरी फसल लगानी है तो उस 40 सेंटीमीटर दो आपने जो छिद्र जब आप बनाते हैं तो उसके बीच में आप फिर दूसरी छिद्र बना दें ताकि उसमें आप दूसरी फसल को बदल सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी उपयोगी चीज़ें होती हैं और चूंकि हमारी टपक विधि सिंचाई से जब हम खेती करते हैं इसमें क्या होता है कि हमारी सिंचाई भी हमारी टपकन विधि से हो जाती है और जो खाद की मात्रा जो हमें ऊपर से देनी होती है तो वो भी हमारी जो है वो हमारी टपक विधि सिंचाई से खाद की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों अगर फसल चक्र की हम बात करते हैं टपक विधि मल्चिंग में, यह किसान भाइयों आपके लिए बहुत लाभदायक होती है और इस तरह से करने से अगर हम आर्थिकी की भी देखेंगे तो आपकी आर्थिकी चूंकि इसमें खेत तैयारी करने का हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से किसान भाइयों आपको टपकन विधि और मल्चिंग के प्रयोग से आपको अच्छी जो बागवानी की फसलों की फसल चक्र मिलेगी और इससे हम आर्थिकी करें तो आर्थिकी भी आपकी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी क्योंकि इसमें खेती तैयारी में पैसे नहीं लग रहे आपके, इसमें आपको समय का पूरा अनुपालन कर रहे हैं ताकि इसमें आपका कुछ भी समय आपका बर्बाद नहीं जा रहा है। इस तरह से टपकन विधि सिंचाई और मल्चिंग करके किसान भाइयों आप फसल चक्र जो है टपकन विधि के लिए आप अलग से और इसमें पूरा समय का 365 दिन में आप चाहें तो आपकी उसकी फसलें जो है आपके खेतों में लगी रहती हैं। सर जैसे कि अगर जो भी किसान भाई अगर टपकन विधि का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो मल्चिंग नहीं कर पा रहे तो उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? किसान भाई जैसे कि आप अगर टपकन विधि अपना रहे हैं और मल्चिंग आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत से फायदे से आप चूक रहे हैं। अगर आप मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप खरपतवार जो आप निकालते हैं या फिर जो अन्य जो हमारी आती हैं मीन्स जो पत्तियां अगर डिफॉल होती है हमारे झारखंड प्रदेश में या फिर दूसरी फसलें लेते हैं तो उसकी जो अवशेष होती है तो उसको जरूर जड़ के चारों तरफ आप रखें ताकि उससे क्या होता है कि मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी और खरपतवार जो हमारे आते हैं तो वो पौधों से उससे बचाव होगी और हमारी नमी जो है वो बरकरार रहती है। लेकिन यहाँ तक ये प्रश्न उठता है जब किसान भाइयों आपने टपकन विधि लगा ली हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जरूर मल्च में टपक विधि सिंचाई में मल्च के द्वारा करें ताकि इसमें आपकी लागत कम होगी और साथ में आपको सालों भर की जो खेती की जो मौका मिल रहा है वो आपको क्या है कि फसलें ज़्यादा आप ले सकते हैं और समय का आप उसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं फसलों के लिए। हम अपने विशेषज्ञ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली जानकारी काफी बढ़िया लगी होगी क्योंकि जो जल है उसका बचाव भी होता है इसके तरह से और जो टपक विधि है वो कारगर भी है। देखो कम खर्चा में कम लागत में बढ़िया सिंचाई हो जाए और बढ़िया उत्पादन कर से हमरे मन ले सकेला। तो किसान भाई हमरे मन कार्यक्रम कर आगे बढ़ाते रहब लेकिन छोटा सा हमरे मन के संदेश जरूर से जरूर देख ले। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है।
साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। इस संदेश के बाद चलिए अब एक और जानकारी आपके लिए। देखो हमरे मन सिंचाई कर बात कर ली, खेती बाड़ी कर बात कर ली, सब्जी कर बात कर ली, अब हमरे मन के पशुपालन ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हम लेकर आए हैं आज के विषय में बत्तख पालन के विषय एकदम सही कहा थी जी। और देखो बतख पालन में हमरे मन के जानकारी दे डॉक्टर बीपी रॉय कि कैसे हमरे मन बतख पालन बढ़िया से कर सके। बिल्कुल, आइए लेते हैं जानकारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप हर तरह की खेती करते होंगे और पशुपालन भी करते होंगे, लेकिन आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि बतख पालन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वीपी राय साहब। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में आमतौर पर देखा जाता है कि जो कृषि करते हैं वो गौ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन बतख को उस तरह से संजीदगी से नहीं लेते हैं। तो अगर हम झारखंड के प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे बतख पालन का क्या भविष्य है? इस परिवेश में जब सारी चीज़ों का अभाव है तो जो परंपरागत तरीके से हम खेती करते आ रहे हैं, पशुपालन, बकरी पालन या सुकर पालन और मुर्गी पालन करते आ रहे हैं, तो उस परिवेश में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो है चतरा जिले में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि हम जिसके पास भी तालाब है उसके साथ बत्तख पालन करेंगे और उससे जो है उनकी आमदनी अच्छी होगी। तो ये अगर हम समेकित रूप से अगर बात करें तो इसमें कृषक को किस तरह का फायदा है? सबसे बड़ी बात है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो होता है उसका यही मतलब होता है कि एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए यूज हो, वेस्टेड प्रोडक्ट जैसे अगर हमारे पास एक तालाब है तो उसमें हम सुकर पालन भी कर सकते हैं, बत्तख भी पालन कर सकते हैं और मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया। तो तालाब में अगर हम मछली पालन करते हैं तो उसमें बत्तख पालना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि बत्तख अगर तालाब में रहती है तो तालाब में मछली के अलग से हमको खाने की कोई चीज़ फीडिंग नहीं करना पड़ता है। देखा जाता है कि अक्सर जो है बत्तख जो है जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनको खा के भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं और उसके द्वारा कम से कम एक साल में 200 से 250 अंडे भी दे सकती हैं। लेकिन बत्तख का जो मीट होता है जो तालाब में गिरता है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.93% होता है, पोटास 38% होता है और फास्फोरस 0.26% होता है। तो ये चीज़ें जो है मछली को पूर्ण आहार से मिलती है और मछली जो है ग्रोथ करती है। तो इस तरह से जो है अतिरिक्त जो है बत्तख को हमको अलग से फीड भी नहीं करना पड़ता है और उस तालाब की जो है मछली की ग्रोथ जो है बढ़ती है ताकि दोनों की इनकम जो है हमको अच्छी मिलती है। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण मुर्गी पालन करते हैं उनको आप बताएं कि बत्तख पालन जो है वो मुर्गियों से तुलनात्मक रूप से किस तरह से अलग है? देखिए, जो ग्रामीण अंचल में मुर्गी पालन करते हैं और बत्तख पालन उनको बत्तख पालन करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि झारखंड के परिवेश में जब बरसात का समय होता है एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ जो है मुर्गी पालन उतना सफल नहीं होगा। उस जगह पर जो है हम बत्तख पालन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम देखते हैं कि मुर्गी के अंडे का जो साइज़ है 45 से 50-55 ग्राम तक होता है, लेकिन बत्तख के अंडे का साइज जो है 50 से 70 ग्राम तक होता है। जी, मतलब मुर्गियों की अपेक्षा जो है वो बत्तखें हैं वो जलवायु के साथ में ज़्यादा सामंजस्य बैठा पाती है। साथ साथ ये भी है कि मुर्गियों में बहुत बीमारियां होती हैं जी, और उनका समय समय से वैक्सीनेशन कराना पड़ता है और सारी चीज़ें, लेकिन बत्तख में जो है बीमारी बहुत कम होती है। अक्सर देखा जाता है कि बत्तख में जो है टॉक्सिसिटी यानी ह्यूमिडिटी के कारण जो है जो उनका आहार दिया जाता है उसमें फंगस वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरह से ये डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो है बत्तख प्लेग जिसको कहते हैं डक प्लेग हो जाता है और इनके अंदर जो है डक कालरा की बीमारी होती है। तो यही 2-3 बीमारियां हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में तो है मुर्गियों में जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। जैसे रानीखेत बीमारी तो ऐसी है कि अगर मुर्गी में हो जाए तो 95% तक मुर्गियां जो है पूरी खेत बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को देख के जो है बत्तख पालन आज के परिवेश में जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है और हर किसान को ये चाहिए कि बत्तख पालन निश्चित रूप से करें। अब बत्तख पालन के लिए कि अब उनको ये समस्या कि बत्तख हमको मिलेगी कहाँ, तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र निश्चित रूप से अपने यहाँ बत्तख के लिए ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराता है और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और झारखंड के परिवेश में खाकी कैम्बल बत्तख बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो कि 300 अंडे एक साल में देती है और ये नहीं 6 महीने के बाद ही अंडा देना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ ही वाइट कैम्बल भी है और ब्लैक कैम्बल भी है और इंडियन रनर भी एक वैरायटी है जो कि 250 से तक अंडे देती है। तो निश्चित रूप से अगर साइंटिफिक तरीके से पाला जाए इनको और इनका आहार है
जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चीज़ें हमारे धान पैदा होता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो धान का कोड़ा निकलता है, कुन्नी निकलती है, उसको भी हम दे सकते हैं। तो उसके संदर्भ में थोड़ा कुछ विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वैज्ञानिक तरीका कैसा हो उनको रखने के लिए। देखिए किसान भाइयों समझिए कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से पालने से, जैसे उसका आवास हम बनाएंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा जो भी ज़मीन पर है उसको धान का कोड़ा वगैरह सारी चीज़ बिछा देंगे ताकि उनको रहे। अब बत्तख की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अंडा जो है रात को जो ही अपने आवास में दे देगी और 9 बजे से पहले तक ही अंडा जो है वो दे देती है, इसके बाद जो है वो जाती है। और वैज्ञानिक तरीके से उनको जो भी अगर हम फीड देंगे कंसंट्रेट, अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी बत्तख अंडा देना शुरू कर देती है तो कम से कम उसको वी कम्प्लेक्स का टॉनिक, विमराल का टॉनिक और जो भी आहार हम उसके देते हैं उसमें मिनरल मिक्सचर की मात्रा निश्चित रूप से जो है 0.5% दें ताकि उसकी गुणवत्ता बना रहे और ये 2 साल तक जो है अंडे देती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर राव साहब ने कितने विस्तार से बताया कि बत्तख पालन कैसे लाभदायक है किसान के लिए और सामयिक जो प्रणाली है उसके अंतर्गत भी ये लाभप्रद है और अन्य जो मुर्गियां पालते हैं उससे इसका लाभ का प्रतिशत भी अधिक है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एखन हमरे मन जानकारी कर ली डॉक्टर बीपी रॉय हमरे मन के बताते रहे कि बतख पालन कैसे हमरे मन कर आय कर जरिया है और इके कैसे हमरे मन आगे बढ़ा सकीला और अपन आर्थिक स्थिति के मजबूत कर सकीला। और इसी के साथ साथ अब जाने का वक्त हो गया है, जानकारी हम फिर से लेकर आएंगे, लेकिन आज लिखना होगा आपको हमारा पता। एकदम और पता रूढ़ी तो हर समय बताइला, तो लगे तो बताए दो पता के। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या 834-001। तो किसान मन आशा करेला कि ये दुइयों तरह के मन के जानकारी होला रोरे मन खातिर बहुत लाभ पहुंचाए कोला हुई और रोरे मन जरूर से जरूरी के ध्यान से देखो और विधि के अपनाव है। बिल्कुल, और ढेर सारी जानकारी लेकर हम फिर से आएंगे, लेकिन आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।